बाप की लाचारी। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिसंबर का महीना चल रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कमलेश जब उम्र के उस पड़ाव पे थे जहाँ हर एक दिन अपने आप में एक संघर्ष से कम नहीं था। पिछले 6 महीने से वो अपने छोटे बेटे के घर दिल्ली में रह रहे थे। कमलेश जी किडनी के मरीज थे। आज सुबह जब वो सोकर उठी तो घबरा गए, क्योंकि नींद में ही उनसे बिस्तर गीला हो गया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खटका और उनकी छोटी बहू अंदर आई। उसकी नज़र जैसे ही गीले बिस्तर पर पड़ी, उसकी बहुत तन गई और उसी में आकर उन पर चिल्लाने लगी, क्यों बीती ही रात में इतना पानी की नौबत आ गई जाए। कोई बच्चा बिस्तर गीला करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इस उम्र में छी नाक बहू सोकराते हुए उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई। इधर बहू की बातों के तीखे वार कमलेश जी के दिल में गहराई तक उतर गई, परंतु वो कुछ कहा नहीं पाए। उनकी नजरें नीचे झुक गई। कड़कड़ाती सर्दी में वो घबराहट और शर्मिंदगी के कारण पसीने से तरबतर हो गई और जल्दी से उठकर अपनी चादर को धोने लगे। वे सभी भी इस बात को बेहद परेशान रहती थी, लेकिन उनका भी इस पर बस नहीं था। जब से उन्हें किडनी की मरीज बीमारी हुई है, तब से यह समस्या भी बढ़ गई थी। कमरे के बाहर मीनाक्षी का गुस्सा भड़क उठा। शाम उसने रसोई में बर्तन पटकते हुए कहा, अब बस हर दिन यही तमाशा, मैं कब तक सहूं। दाढ़ी बनाते हुए चंदन ने पूछा, अरे मीनाक्षी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? जब जरा कमरे में जाकर देखिए तो क्या किए बैठे हैं आपके पिताजी। मैं तो तंग आ गई हूँ, लेकिन हुआ क्या, कुछ बताओ कि भी। चंदन ने पूछा तो मीनाक्षी ने गुस्से में तेज स्वर में कहा, और क्या होगा, आपके पिताजी ने फिर से बिस्तर गीला कर दिया है। अब और नहीं हो सकता मुझसे, मैं तंग आ चुकी हूँ। अब उस कमरे को साफ सफाई मेरे बस की बात नहीं है। आप जल्दी से अपने पिताजी का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर मायके चले जाऊँगी। चंदन, जो पहले से अपने ऑफिस के काम की टेंशन में था, अपना सिर पकड़ के बैठ गया। क्या करूं मीनाक्षी, कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ ऑफिस का काम और दूसरी तरफ पिताजी की तबीयत, और अब तुम भी हर बात पर मायके जाने की धमकी देने लगती हो। हम 2 बच्चे के माँ बाप हैं, थोड़ा समझदारी दिखाओ। मीनाक्षी की आंखों में गुस्से उभर आया। समझदारी मुझे दिखानी है? मैंने तुम्हें कह दिया है, या तो पिताजी का कुछ करो या मैं चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारा है। यह बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए चंदन बोला, अरे तो ठीक है, मैं करता हूँ भैया को फ़ोन। आखिर यह अकेले मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन भैया भाभी को कोई परवाह नहीं है। जब भी पिताजी को रखने के बारे उनकी आती है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। या तो कभी भैया बीमार पड़ जाते हैं, या भैया अचानक बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं, और कुछ नहीं तो वर्कलोड ज़्यादा होने का बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूं? अब देखता हूँ, मैं फ़ोन करके उन्हें पिताजी को ले जाने के लिए कहूँगा, तो देखना कोई ना बहाना बना तैयार रखेगा उनके पास। कहते हुए चंदन ने फ़ोन लगा दिया, लेकिन दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। कमलेश जी के 2 बेटे थे, समीर और चंदन। दोनों बेटों के बीच 2 वर्ष का अंतर था। उनका बड़ा बेटा समीर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद चंडीगढ़ में सेटल हो गया था, जबकि छोटा बेटा चंदन हमेशा से अपने माता पिता के साथ ही रहता था। परंतु कमलेश जी की पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहू मीनाक्षी ने उनकी सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उसका कहना था कि सब बेटे 2 हैं, तो पिता की जिम्मेदारी भी दोनों को बराबर उठानी चाहिए। चंदन को भी यह बात सही लगी। लंबी राहत, बहस और तकरार के बाद यह तय हुआ कि दोनों भाई बारी बारी से अपने पिताजी को 6 महीने अपने साथ रखेंगे। उसके बाद यह कमलेश जी साल के 6 महीने अपने बड़े बेटे के घर रहते और बाकी 6 महीने छोटे बेटे के घर। लेकिन इस बार कमलेश जी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो चाहते थे कि यहाँ मीनाक्षी की कड़वी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन वहाँ तो स्थिति और खराब थी। बड़ी बहू के साथ साथ बड़ा बेटा भी उन पर चिल्लाने में शर्म नहीं करता था। चंदन फ़ोन में समीर का नंबर डायल करता रहा, लेकिन फ़ोन लगातार काटा जा रहा था। तभी मीनाक्षी की तेज आवाज़ें कमरे में गूंजी,
क्या हुआ, अभी तक फ़ोन लगाया नहीं? चंदन ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, अरे लगाया ही 1 बार नहीं 4 बार। लेकिन भैया फ़ोन उठाए तब ना, मीनाक्षी चिढ़ते हुए बोली। हाँ, अब वो क्यों फ़ोन उठाएंगे जब हमारे रखने की बारी होती है? 15 दिन पहले ही फ़ोन करके पिताजी को लेने की जिद करने लगती हैं और आप भी उनकी बात मान के पिताजी को तुरंत ले आते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। अब आप ही उन्हें चंडीगढ़ छोड़ आइए। चंदन ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मीनाक्षी तुम जानती हो कि मेरे पास अब बिल्कुल समय नहीं है। कंपनी का मैनेजर बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। मीनाक्षी ने अपनी आंखें तरेरते हुए गुस्से में कहा, मौसम में नहीं शांति, आप कैसे बिगड़ के पिताजी को वहाँ भेजने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो मुझे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर मीनाक्षी गुस्से में रसोई में चली गई। चंदन कुर्सी में बैठकर गहरे विचारों में डूब गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस स्थिति का हल कैसे निकाले। सुबह की बहस भरी शुरुआत के बाद चंदन नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर उसके असिस्टेंट का नाम दिखाई दे रहा था। उसने फ़ोन उठाया, हेलो सर, आपको याद है ना आज इंटरव्यू सेशन है और आप हायरिंग टीम के हिस्सा हैं। बहुत से आवेदन पहुंच चुके हैं। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। जल्दी से नाश्ता करके चंदन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पे था। थोड़ी देर में वो अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचते उसने देखा कि हॉल और कॉरिडोर में आवेदकों की भीड़ लगी हुई है। सभी अपने हाथों में फाइलें और सीवी लेकर अपने नंबर का इंतज़ार कर रही हैं। चंदन ने बिना किसी की ओर देखे अपने केबिन की ओर कदम बढ़ा लिया। तभी अचानक एक आवाज़ ने उसे रोक दिया। अरे यार चंदन, कितने साल में बाद मिल रही हो, पहचाना मुझे या भूल गया? चंदन चौंक गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया। मैं रंजन हूँ यार, तेरा बचपन का दोस्त। चंदन कुछ पल के लिए ठिठक गया। चेहरे पे एक फीकी मुस्कान आई लेकिन तुरंत गायब हो गई। रंजन का इतना औपचारिक व्यवहार उससे अखरने लगा। कितने लोगों के बीच अपने पद और प्रतिष्ठा का ख्याल उसकी बचपन की दोस्ती पे भारी पड़ रहा था। रंजन साथ चंदन के बदले हुए भाव को भाप गया था। उसने अपने शब्दों में औपचारिकता का लहजा लाते हुए पूछा, आप यही काम करते हैं? यह सुनकर चंदन के अंदर एक अजीब सी संतुष्टि जागी। उसने गर्व से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, है मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। खैर अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। यह कहकर चंदन वहाँ से आगे बढ़ गया। चंदन इंटरव्यू फाइल में बैठा था। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। एक बड़ी कंपनी के मैनेजर के तौर पर वो पहली बार इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हुआ था। जब वो अपनी कुर्सी पर बैठा था उसे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन यह गर्व जल्दी अभिमान में बदल गया जब उसके सामने इंटरव्यू देने के लिए उसका पुराना स्कूल मित्र रंजन आकर खड़ा हुआ। जैसे रंजन ने कमरे में कदम रखा, चंदन के दिमाग में स्कूल के दिनों की याद ताज़ा हो गई। दोनों का रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा बढ़ती श्रद्धा का था। स्कूल के समय में पड़ोसी भी थे। चंदन को याद आया कैसे वो हर बार रंजन से आगे निकलने के लिए 2 गुना ज़्यादा परिश्रम करता था, लेकिन अंत में जीत रंजन को ही होती थी। चंदन के मन में रंजन के प्रति हमेशा एक खटास बनी रहती थी। स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल हमेशा रंजन की तारीफों का फूल बांधते थे। सहपाठी भी उसकी काबिलियत के कायल थे। एक दिन रंजन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो अपनी काबिलियत के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। यह अक्सर उसके कानों में गूंजा करते थे। लेकिन आज वही रंजन जो कभी सबसे आगे था, चंदन के सामने नौकरी के लिए खड़ा था। ऊंचा मुकाम आज में कहाँ से कहाँ पहुँच गया और रंजन अभी तक ढंग की नौकरी भी नहीं तलाश पाया। अपने लिए सोचते हुए रंजन की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अतीत की यादों को पीछे धकेल चंदन वर्तमान में आया। रंजन की ओर देखकर चंदन के चेहरे पे एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई, लेकिन रंजन के चेहरे पे कोई शक नहीं था। वो हाथ में विश्वास से भरा हुआ था। इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हुई। फाइल के सदस्यों ने एक एक कर सवाल पूछना शुरू किया। रंजन ने हर सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया। पैनल के सभी सदस्य उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। पैनल ने सर्वसम्मति से चंदन को इस पद के लिए चयनित करने की
पेशकश की। जब चंदन ने इसका निर्णय पूछा गया तो उसने बस औपचारिकता बस हाँ में सिर हिला दिया। 2 दिन बाद ही रंजन ने ज्वाइन कर लिया और पूरे जी जान से काम करने लगा। आज इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था। आज चंदन जब ऑफिस पहुंचा तो उसके माथे पे चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो बड़ी परेशानी में था। उसकी पत्नी मीनाक्षी ने आज फिर से सुबह सुबह घर में जो उठाया हुआ था, फिर से घर पर जबरदस्त हंगामा हुआ था जिसकी आवाज़ अभी उसके कानों में गूंज रही थी। समस्या का हल निकालने के लिए चंदन ने अपने भाई समीर को कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन हर बार वही घिसा पिटा जवाब सुनने को मिलता। अभी बहुत व्यस्त हूँ, जैसे समय मिलेगा पिताजी को लेने आ जाऊँगा, कुछ दिन और उन्हें अपने पास रखो। उसके दिमाग में यह सारी बातें घूम रही थी कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं आई कॉमन सर। चंदन ने सर उठाकर देखा और रंजन ने अंदर आते ही कहा, सर मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। चंदन ने उसे घूरते हुए हैरानी भरे लहजे में पूछा, अरे अभी तो तुमने ज्वाइन किया है और अभी से छुट्टी? तुम जानती हो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, छुट्टी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? तो रंजन ने झिझकते हुए जवाब दिया, सर दरअसल कल मुझे अपनी माताजी को चंडीगढ़ लेकर जाना है। मेरी बड़ी दीदी वहाँ रहती है और उनके नए मकान का मुहूर्त है, जाना ज़रूरी है हमें। सुबह के ट्रेन से निकलना है चंडीगढ़। यह सुनकर चंदन के दिमाग में अचानक एक विचार आया, भैया का घर भी तो चंडीगढ़ में ही है, रंजन को जाना ही है तो क्यों ना लगे हाथ अपनी परेशानी में हल कर ली जाए। सोचते हुए उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने संयमित लहजे में कहा, अच्छा रंजन, छुट्टी तो तुम्हें मिल सकती है, लेकिन तुम्हें मेरे एक छोटा सा काम करना होगा। रंजन ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ सर बताइए, मैं वापस आने की बात कर दूँगा। तो रंजन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रंजन, आने के बाद नहीं, यह काम तुम्हें कल ही करना होगा। दरअसल मेरे बड़े भैया भी चंडीगढ़ में रहते हैं, अगर तुम्हें कोई असुविधा ना हो तो क्या तुम मेरे पिताजी को अपने साथ ले जा सकते हो? वो क्या है ना, अकेले तो मैं उन्हें भेज नहीं सकता और उन्हें लेकर जाने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर तुम उन्हें साथ ले जाओ तो भैया स्टेशन पे उन्हें रिसीव कर लेंगे। इस बार पर रंजन मुस्कुराया और बोला, अरे सर इसमें असुविधा कैसे? मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं और फिर इसी बहाने अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी। रंजन का जवाब सुनते ही चंदन को जैसे उसके सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे इस समस्या का समाधान इतनी आसानी से मिल जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। जब रंजन कमरे से बाहर चला गया तो चंदन अपनी कुर्सी पे आराम की मुद्रा में बैठ गया। राहत भरी एक लंबी सांस ली। शाम को घर पहुंचकर चंदन ने जब अपने पिता कमलेश जी को अपने अगले दिन चंडीगढ़ जाने की बात बताई तो उसकी पत्नी मीनाक्षी की तो बाग हिल गई। अरे वाह, आखिरकार समस्या का हल निकल ही आया, अब थोड़ा आराम मिलेगा मुझे, उसने मन ही मन सोचा। वह बिना देर किए कमलेश जी का सामान पैक करने लगी। इतनी चुस्ती उसने शायद ही आज तक कभी दिखाई होगी, लेकिन दूसरी ओर कमलेश जी के चेहरे पे गहरी उदासी के बादल छा गए। अगर किसी को उनकी उदासी खुशी में फर्क नहीं पड़ता था, सबको अपनी अपनी पड़ी थी। अगली सुबह कमलेश जी का सामान बाहर आंगन में पहुंचा दिया गया। जब चंदन ने अपने पिता का सामान गाड़ी में रख रहा था, कमलेश जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा गोलू, अच्छा होता अगर तू ही मुझे चंडीगढ़ छोड़ आता, मैं अकेली यात्रा में असहज महसूस करता हूँ। पिता के स्वर में जो उदासी थी उस पर तो चंदन का ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से वो झुल्ला कर बोला, पिताजी आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे गोलू कहकर मत पुकारा कीजिए, मेरा नाम चंदन आपने ही रखा था ना, तो उसी नाम से पुकारा करें। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर आसीन हूँ, समाज में मेरा एक अलग स्टेटस है, जानते भी हैं मेरे नीचे कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं वो मुझे। अब आप मुझे यही सब सामने गोलू कहकर पुकारेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कमलेश सिंह ने बेटे से कि बचपन से ही उसके इस नाम से पुकारने की आदत थी। बिना कुछ बोले उसे देखी जा रही थी। चंदन ने बात जारी रही, और जहाँ तक रही आपके साथ चंडीगढ़ चलने की बात, तो आजकल मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए
आपके साथ जाना संभव नहीं होगा। बेटे की बात सुनते कमलेश जी के चेहरे पर निराश के काले बादल छा गए। तभी उनके कानों में एक आवाज़ टकराई, साथ दादू जल्दी आना, हमारा आपके बिना दिल नहीं लगता है। कमलेश जी ने मुड़कर देखा, उनकी पोता पोती जिनकी मासूमियत और प्यार में कोई बनावट नहीं था, उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ आए। पोता पोती को देखते कमलेश जी के चेहरे पे वात्सल्य उमड़ आया। उन दोनों को सीने से लगाकर उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। हाँ बेटा, जल्दी आऊँगा, उन्होंने बच्चों के बालों को सहलाते हुए कहा। चंदन ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसके भीतर के संवेदनशीलता कहीं गहरे दब चुके थे। पिताजी, देर हो रही है, चलिए गाड़ी में बैठिए, उसने कहा। कमलेश जी बच्चों को गले से लगा कर भारी मन से गाड़ी में चढ़कर बैठ गए। उनके दिल के भीतर का दर्द चेहरे पर साफ झलक रहा था। गाड़ी चल पड़ी और साथ ही उनकी आंखों के कोरे में आंसू भी बूंदें धीरे धीरे उनके गालों पर लुढ़क गई। चंदन और कमलेश ने जब स्टेशन पहुंचे तो अनाउंसमेंट सुनाए थे, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन 1 घंटा लेट है। चंदन खींचते हुए बोले, ये ट्रेन कभी समय पे नहीं आती। चंदन ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर रंजन पहले ही मौजूद था। उसने कमलेश जी को पास खड़े बेंच पर बैठने को कहा और यहाँ वहाँ देखते हुए चंदन बोला, अरे रंजन, तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ अपनी माता जी के साथ जा रही हो, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रंजन मुस्कुराया और पास में बेंच में बैठी कमजोर और झुकी हुई बुजुर्ग महिला की ओर इशारा करते हुए बोला, या मेरी माँ है। इन्हें देखकर चंदन चौंक गया। वो रंजन की माँ को पहचान ही नहीं पाया था, हालांकि उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, परंतु वो शारीरिक रूप से बहुत अधिक कमजोर और बुजुर्ग नजर आ रही थी। रंजनी का इतना कमजोर और बीमार क्यों लग रही है, कहते हुए चंदन के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। तो रंजन कहने लगा, 3 साल पहले मेरे माता पिता एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उस हादसे में पिताजी की जान चली गई। यह कहते कहते रंजन का गला भर आया। उसने अपनी बात जारी रखी, माँ को उस हादसे में गहरी चोटें आई। अस्पताल में महीना इलाज चला, लेकिन माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो सके। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। पिताजी के जाने के बाद माँ को ऐसा सदमा लगा कि वो अंदर से टूट गई। ऊपर से उनकी याददाश्त में भी कमजोर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अल्जाइमर हो गया है। अब वो हर चीज़ भूलने लगी। कभी कभी तो मुझे भी नहीं पहचान पाते। फिर रंजन बोला, जानते हैं सर, जिस दिन मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उसे 2 दिन पहले मुझे विदेश में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैं विदेश जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि माँ को मेरी ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैं यहीं रहकर अच्छी नौकरी हासिल कर लूँगा, लेकिन उसके बाद कोविड-19 का दौर आ गया और अच्छी नौकरी एक सपना बन के रह गया। चंदन चौंक गया, क्या तूने वो सुनहरा मौका छोड़ दिया? तुम्हें अफसोस नहीं होता? रंजन मुस्कुराकर बोला, अफसोस बिल्कुल नहीं सर, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे सर पे है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन अगर उस वक्त मैं माँ का साथ छोड़ दिया होता तो शायद ये पछतावा जिंदगी में रहता। यह सुनकर चंदन हैरानी से बोला, लेकिन इस हालत में तो उन्हें संभालने में बहुत मुश्किल होती होगी। दोनों भाई मिलकर संभालते होंगे। नहीं सर, मेरे भैया को पुणे में रहते हैं। अच्छा, तो उन्हें 6 महीने रखते होंगे। पूछते हुए चंदन शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, परंतु रंजन ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे करने को तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो माँ का अपना घर है, शुरू से वो यहीं रहेंगे, कहीं और उनका मन कैसे लगेगा? मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उनकी हालत पेंडुलम की तरफ हो जाए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यह ख्याल भी है उनके मन में भी नहीं आने देना चाहिए। चाहता कि पिताजी के जाने के बाद उनका कोई घर नहीं रहा, ये वो हम पर बोझ बन गई है। मैं और तो इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज़्यादा मेरी माँ का ख्याल रखती है, उन्हें समझती है। रंजन की आवाज़ सुनकर चंदन बोले, अरे रंजन, जिंदगी में इंसान को कभी कभी व्यवहारिक फैसला भी लेने चाहिए। कोई भावुकता लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इंसान भी थक जाता है। फिर मन में यह विचार जरूर आता है कि सिर्फ हमें क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा भाई क्यों नहीं करे।
चंदन के इस बात पे रंजन थोड़ा मुस्कुरा उठा और फिर बोला, नहीं सर, मेरा यह मानना है कि कोई काम मुश्किल तब लगता है जब उसे बोझ समझ कर किया जाए। जब माँ बाप कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते तो हम अपने माँ बाप को कैसे बोझ समझ सकते हैं। और सर, देखा जाए तो जाने अनजाने हमारे कर्म ही संस्कार बन के हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात एक इंसान समझ ले तो उसकी बुढ़ापा की सुलझ जाए। यह बात सुनकर चंदन को वैसा महसूस हुआ मानो रंजन ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया हो। वो निशब्द सा रह गया, उसका अभिमान एक पल में चकनाचूर हो गया। इस समय ट्रेन आ गई। रंजन ने पहले कमलेश जी को ट्रेन में बैठने में सहायता की और फिर अपनी माँ को सहारा देते हुए बैठा। ट्रेन धीमी गति से चलने लगी तो कमलेश जी ने खिड़की से झांकते हुए धीमे में कहा, बेटा अपना ख्याल रखना। बहू और बच्चों का भी कमलेश जी की बात अधूरी ही रह गई और ट्रेन आगे निकल गई। लेकिन चंदन ने आज पिता की आवाज़ में एक ऐसा दर्द महसूस किया था जिसे वो पहले कभी नहीं देख पाया था। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। ट्रेन की दूर होती ही चंदन गहरे विचारों में डूबा और अपने ऑफिस की ओर चला गया। परंतु रंजन की बातें उसके दिमाग पर जैसे हथौड़े बरसा रही थी। उसके दिल का चैन कहीं गायब हो चुका था। उसे एहसास होने लगा था कि उसके और रंजन के बीच में आज भी एक प्रति श्रद्धा जारी है, इंसानियत की प्रति श्रद्धा जिसने रंजन आज भी उससे बाजी मार ले गया। एक तरफ तो वो अपने मन को समझाने में लगा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, परंतु दूसरी तरफ दिमाग में विचारों को तूफान उभरने लगा था। आज मैं जो कुछ भी हो किया, इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पे पाया है। क्या उस मेरी माता पिता के वर्षों की तपस्या नहीं थी? जीवन के हर कदम पे उन्होंने मुझे कुछ नहीं कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। गोलू बेटा, बड़े होकर तुझे बड़ा अफसर आदमी बनना है। मेहनत कर ताकि तू अपने सपने पूरे कर सके। पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो पिताजी के ये सब तो मुझे हौसले देते थे। जब जब मेरी हिम्मत ने मेरे साथ छोड़ दिया तो मेरे पिता के मजबूत हाथ मेरे कांधे में थे, यह बताने के लिए कि वो मेरे साथ खड़े। और आज जब वही हाथ बूढ़े हो चुके, कमज़ोर पड़ गए हैं, उन्हें सहारा देने के लिए मेरे कांधों की ज़रूरत है, तो मैं उनका साथ छोड़ दिया। दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई में चंदन को थका दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे वो पल याद आने लगा जब उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। चंदन उस समय उनके लिए खाना लेकर गया था। जैसे वो अंदर जाने लगा तभी अंदर से आई आवाज़ ने उसके पास वही रोक दी। पिताजी माँ के पास बैठे थे और माँ उन्हें समझा रही थी, आप परेशान मत होइए, जाना तो एक दिन सभी को है, इसमें आंसू बहाने वाली बात क्या है। तो पिताजी का स्वर गूंजा, क्या करो आशा जी, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। कहते कहते उनके स्वर रंध गया, परंतु माँ शांत ने बोले, उस बात की आप चिंता मत कीजिए। समीर भले ही स्वभाव से देखा है, परंतु चंदन पे मुझे पूरा भरोसा है, वो आपका बहुत ख्याल रखेगा। यह एक माँ का विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। उसके ठीक 2 दिन बाद माँ हमें छोड़कर चली गई थी। पिताजी अंदर तक टूट चुके थे, बहुत अकेले बन गए थे, लेकिन हम लोग उनके अकेलेपन की पीड़ा को भी नहीं समझ सके। माँ की 13वीं पर ही आरती ने कहा दिया था कि पिताजी का बोझ अकेले हम क्यों उठाए, यह दोनों बेटों का फर्ज है। और मुझे वो उसकी बात सही लगी थी, यह जानते हुए कि बड़े भैया पिताजी को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। मैंने ये फैसला कर लिया कि पिताजी की जिम्मेदारी हम बराबर बराबर बांटेंगे। और जब यह बात पिताजी को पता चली तो उनके चेहरे पर कितना बेबसी झलकने लगी थी। उनके चेहरे की लकीरें और ज़्यादा गहरे गई, उम्र मानो 10 साल आगे सरक गई थी। उनके सभी दोस्त रिश्तेदार यही दिल्ली में थे जिनके सहारे वो अपना समय अच्छे से बिता सकते थे। लेकिन मैंने मन ही मन सोचते सोचते चंदन की आंखों में धारा प्रवाह आंसू बहने लगे। माँ, तुमने कहा था कि चंदन पर तुम्हें पूरा विश्वास है, लेकिन आज क्या कर बैठा तुम्हारा उम्मीद। उनका दिल सिसक रहा था, पिताजी को तो मैंने असहनीय दुख दिए हैं, अपनी माँ के विश्वास को भी तोड़ कर रख दिया। यह सब देखकर माँ की आत्मा कितनी कलप रही होगी, यह भी नहीं सोच पाया मैं। यह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी।
फिर सोचते हुए उसने अपने आंसू साफ किया और मोबाइल उठाकर चंडीगढ़ जाने वाले फ्लाइट की टिकट बुक कराई और बिना समय गंवाए ऑफिस से निकल गया। करीब 5 घंटे बाद जब ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी और रंजन अपनी माँ और कमलेश जी को लेकर नीचे उतरा तो देखकर हैरान रह गया कि उनके सामने चंदन खड़ा था। कमलेश से भी आश्चर्यचकित थे। तभी चंदन ने रंजन को अपने गले से लगाया और रंजित स्वर में बोला, मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। यह सुनकर रंजन उसे आश्चर्यचकित खुशी से देखने लगा। फिर चंदन ने अपने पिता का बैग उठाया, उनका हाथ थमाते हुए बोले, चलिए पिताजी, एयरपोर्ट जाना है। लेकिन एयरपोर्ट क्यों? तुमने तो समीर लेने आने वाला था ना मुझे, कमलेश ने पूछा। तो चंदन ने कहा, नहीं पिताजी, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं, अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगे। यह बात सुनकर कमलेश जी अपने बेटे को हैरानी से देखने लगे। करीब 2 घंटे बाद जब चंदन अपने पिता को लेकर घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते मीनाक्षी ने उन्हें देखा। उसकी बहुत तन की गुस्से में बेकाबू होते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? इन्हें चंडीगढ़ छोड़ने गया था ना बड़े भैया के पास, तो ये फिर यहाँ कैसे लौट आए? मीनाक्षी की इस बात पे चंदन ने कुछ नहीं कहा और पिता कमलेश जी को कमरे में लेकर जाने लगा। लेकिन मीनाक्षी इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं थी। वो फिर से चिल्लाई, कुछ बताओ कि भी क्या हुआ है? अभी मैं चादर डलवाई है, कमरे की सफाई करवाई है और फिर तुम इन्हें यहाँ ले आए गंदगी फैलाने के लिए। इतना सुनते ही चंदन के सब्र का बांध टूट गया। अचानक चंदन ने एक कदम रोक दिया और पलटकर मीनाक्षी को देखा। उसकी आंखों में आक्रोश था। बस मीनाक्षी, अब एक शब्द और नहीं, मेरे पिताजी अब हमेशा यहीं रहेंगे। अगर तुम्हें यह बात पसंद रही हो तो तुम अपना सामान बांध कर मायके जा सकती हो। चंदन की करती आवाज़ सुनते ही मीनाक्षी हक्की बक्की खड़ी रह गई। मीनाक्षी ने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे घर छोड़ने को कह रही हो? चंदन ने थोड़ा नरम होकर लेकिन सख्त सुर में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मेरा जीवन पिताजी के बिना अधूरा है। तुम खुद सोचो, कैसे छोड़ सकता हूँ मैं उस पिता को जिसके कपड़े न जाने कितनी बार गंदे किए थे मैंने, जिसकी वर्षों की तपस्या के कारण आज मैं इज्जत से जी रहा हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ अपनी माँ का विश्वास, जिनकी नजरें अपने अंतिम समय में मुझे इतनी आँख से देख रही थी। यदि तुम्हें मेरे पिताजी की उपस्थिति इतनी खलती है तो तुम अभी यह घर छोड़ सकती हो। अपने पिताजी की देखभाल के लिए मैं एक नौकर रख लूँगा जो मेरी अनुपस्थिति में न सिर्फ उनके सारे काम करेंगे बल्कि उनका ख्याल भी रखेगा। आप मेरे पिताजी कहीं नहीं जाएंगे, आप बैठिए पिताजी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ, थक गए होंगे आप। कहते हुए चंदन रसोई घर में चला गया। बेटे का प्यार देखकर कमलेश जी के कांपते हाथ दूर से और अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। फिर सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देखकर बनी बन बोले, आशा तुम्हारा विश्वास जीत गया। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिन्होंने अपनी धोती से कोरों से पूछने लगे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सानिया वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।